बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 32 किस्तें सुन चुके हैं। आप 33वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। आप अहमद भाई की मोटरसाइकिल ले आए। वो सारी लाता वो नीचे उतर गया। दोनों डबल कैबिन आगे पीछे हरकत करते हुए आगे बढ़ गईं। मैं चादर से पट्टी फाड़ कर क्रिस की पिंडी से बांधने लगा, वरना खून ज्यादा बह जाने से उसकी जान को भी ज्यादा खतरा हो सकता था। तेज ड्राइविंग करते हुए हम होटल से दूर होते गए। मैं क्रिस के हमरा आगे वाली गाड़ी में था। थोड़ी दूर आते ही दूसरी गाड़ी हमसे अलहदा हो गई। 15-20 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम एक दरमियाने मकान के सामने रुक गए। हारन सुनकर एक शख्स ने बाहर झांका और गाड़ी को पहचानते ही दरवाजा खोल दिया। वो एक दरमियाना सा मकान था। गाड़ी सहन में खड़ी करके हम नीचे उतरे और मकान में मौजूद आदमी की रहनुमाई में चलते हुए एक खुफिया कमरे में पहुंचे। वो कमरा दूसरे कमरों के दरमियान ही में था, मगर उस अंदाज में बनाया गया था कि मालूम नहीं होता था कि यहाँ कमरा मौजूद है। अंदर घुसते ही हमने फिलफोर क्रिस से पूछताछ शुरू कर दी। अहमद कहाँ है? मैंने पहला सवाल ही अपने गुमशुदा साथी के मुतल्लिक पूछा था। कौन अहमद? उसने बेपरवाही से कहते हुए खुद को नडर जाहिर करना चाहा। देखो मिस्टर क्रिस, अहमद के बारे तुम्हें जुबान तो खोलना पड़ेगी, आराम से या तकलीफ बर्दाश्त करके। वो इत्मीनान से बोला, अगर ख्वाम तशद्दुद करने का शौक है तो आगे बढ़ो, आरी मिल जाएगी। मैंने मेजबान से पूछा। जी। उस बात में सारी लाते वो बाहर निकल गया। उसकी वापसी तक मैंने उसकी पतलून का पांचा मोड़कर जख्मी पिंडली को नंगा कर दिया था। वो होंठ पीछे मेरी कार्रवाई देखता रहा। 2-3 मिनट बाद मेजबान आरी लिए नमूदार हुआ। इसकी टांग यहाँ से पकड़ो, मैंने मेजबान को कहा, और उसने इस बात में सारी लाते हुए उसके घुटने को मजबूती से पकड़ लिया। तो तुम क्या कर रहे हो? मेरा इत्मीनान भरा अंदाज उसे खौफजदा कर गया था। जख्मी पिंडली को काट कर अलहदा करता हूँ, ये तो अब यूं भी बेकार है। ये कहते हुए मैंने जख्म से इंच भर ऊपर आरी रखी। 1 मिनट। वो लरसते हुए एक पता दोहराने लगा। मैंने सवालिया नजरों से अपने साथियों की तरफ देखा और उन्होंने ऊपर नीचे सारी लाकर समझ जाने का इशारा कर दिया। तैयार हो जाओ। क्रिस कार्टर को मेजबान के हवाले करके मैं बाकियों के साथ बाहर निकल आया। उन्होंने कॉल करके दूसरी गाड़ी को भी बुलवा लिया था। रास्ते में हमें दूसरी गाड़ी ने मिल जाना था। क्या अभी जाना जरूरी है? बिस्मिल्लाह जान के एक साथी ने पूछा, जिसका नाम मुझे बाद में हैदर मालूम हुआ था। मैंने कहा हाँ, देर करने से वो उसे किसी दूसरी जगह भी मुंतकिल कर सकते हैं। हैदर ने असबात में सर हिला दिया। हैदर के अलावा मेरे साथ शुमाल खान और मीर कलम खान बैठे हुए थे। बाकी अफराद दूसरी गाड़ी में थे। एक चौक पर दूसरी गाड़ी हमारी मुंतजिर करी थी। हमारे आगे बढ़ते ही वो पीछे पीछे चल पड़ी। मतलूबा मकान गुंजान आबादी में था। वहां तक हमें आधा घंटा लगा था। एक चौक पर गाड़ी रोकते हुए हैदर ने कहा, सामने पहली गली में दूसरा मकान वही है, आप लोग यहीं रुको, मैं इजाज़त लेता हूँ। मैंने नीचे उतरने के लिए दरवाजा खोला। मैं जाता हूँ। मीर कलम ने अपनी खिदमत पेश की। आप बस तैयारी हालत में रहना। मैंने मफरल चेहरे के गिर्द लपेटा और नीचे उतर गया। मैं भी साथ चलता हूँ। मीर कलम भी मेरे साथ हो लिया था। रात खत्म होने को थी। सड़कों पर आमदोरफ्त न होने के बराबर थी। दोनों गाड़ियां चौक से थोड़ा आगे लाकर उन्होंने सड़क के एक जानब खड़ी कर दी। मैं और मीर कलम चहल कदमी के अंदाज में आगे बढ़ने लगे। गो ना तो सुबह की नमाज का वक्त हुआ था और ना मटर गश्त का वक्त था। हमारी हरकत शकूक के दायरे में आ रही थी, लेकिन हम एहतियात को नजरअंदाज किए बगैर आगे बढ़ते गए। गली के सामने से गुजरते हुए मुझे मतलूबा घर के दरवाजे से रोशनी झलकती हुई नजर आई। वाज़े नजर आ रहा था कि घर दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है। मुझे लगता है वो निकल गए हैं। आगे जाने का इरादा तर्क करते हुए मैं गली में मुड़ गया। सही कह रहे हो, खुले दरवाजे को देखकर तो यही अंदाजा होता है कि दुश्मन अफरा तफरी में भाग गए हैं। मीर कलम ने मेरी तायद में सर हिला दिया। मतलूबा मकान के सामने पहुंचते ही मुझे अपना अंदाजा सही होता नजर आया। न सिर्फ दाखिली दरवाजा खुला था, बल्कि अंदर कमरों के दरवाजे भी खुले हुए नजर आ रहे थे। वो रोशनी को जलता और दरवाजों को खुला छोड़कर भागे थे। मेरा ख्याल है अंदर चलकर जायजा ले लेते हैं। मीर कलम ने मशवरा देते हुए आगे कदम बढ़ा दिए। मैं सारी लाता हुआ उसके पीछे हो लिया। मुख्तसर सेहन का बरामदा नजर आ रहा था, जिसके बाद कमरों के दरवाजे थे। मीर कलम मुझसे 2 कदम आगे था। यूं ही वो बरामदे के करीब पहुंचा, अचानक ही मुझे उसकी गर्दन के नीचे एक सुर्ख नुक्ता नजर आया। सेकंड के 1000वें हिस्से में मुझे खतरे का एहसास हो गया था। यकीनन वो लेजर पॉइंट का निशाना था। किसी ने हम पर निशाना साधा हुआ था। नीचे लेट जाओ। खुद को जमीन पर गिराते हुए मैं चीखा, लेकिन मीर कलम को देर हो गई थी। मेरे अल्फाज जब तक उसकी समझ में आते उसकी गर्दन में गोली पवस्त हो गई थी। मेरी तरह वो भी ऊंधे मुंह ही गिरा था, लेकिन उसके गिरने में और उसकी मर्जी शामिल नहीं थी।
नीचे गिरने के साथ मैं साख नहीं हुआ था, बल्कि जख्म भरकर मैंने बरामदे के स्तून के साथ आड़ ढूंढ ली थी। उन्होंने मकान के दरवाजे खुले छोड़कर हमारे लिए चारा डाला था और हम बगैर सोचे समझे उनकी चाल में आ गए थे। गो इस मकान में घुसते वक्त मेरे दिमाग में हल्की सी खटक मौजूद थी, लेकिन मैं एहतियात नहीं बरत सका था। स्टून की आड़ में आकर मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर हाथ में पकड़ लिया, मगर फायर करने वाले मुखालिफ मकान की छत पर थे और पिस्तौल की रेंज से दूर थे। मेरे सामने एक कमरे का दरवाजा था। स्टून की आड़ में बहरहाल थोड़ा बहुत खतरा मौजूद था। छत पर लेटे फायरर ने मुझे निशाना बनाने के लिए चंद और फायर किए। तमाम गोलियां सतून में लगी थीं। उसी वक्त क्लाशनकोव के फायर की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। अंदाजे के मुताबिक वो मेरे साथियों का जवाबी फायर था। मेरे लिए वापस दरवाजे तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। मैंने कमरे में दाखिल होना मुनासिब समझा और क्लाशनकोव का दूसरा ब्रस्ट फायर होते ही मैं छलांग लगाकर कमरे में दाखिल हुआ। मगर मेरी बदकिस्मती का कमरा खाली नहीं था। हाथ ऊपर अंग्रेजी में पुकारा गया। वो दो नकाबपोश थे। एक के हाथ में पिस्तौल था। उसके मुंह से अल्फाज की अदाई होने तक मैं फायर कर चुका था। मुझे हैंड्स अप कराने की हसरत दिल में लिए वो सर में गोली खाकर मर चुका था। उसका साथी ज्यादा चुस्त साबित हुआ था। मेरे दोबारा ट्रैगर दबाने से पहले उसने बाएं पांव पर घूमते हुए अपने दाएं पांव से मेरे पिस्तौल वाले हाथ को निशाना बना लिया था। उसकी ठोकर से पिस्तौल मेरे हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। उसके बाद भी उसकी हरकत रुकी नहीं थी। दूसरा पांव जमीन पर रखते हुए वो दोबारा घूमा और उसकी दूसरी टांग मेरी छाती में लगी। मैं दीवार से टकरा गया था। उसके हमलों में बड़ी तेजी थी। मेरे जवाबी हमले से पहले सीधे होकर उसने अपना घुटना मेरी नाफ में मारने के लिए ऊपर उठाया, लेकिन उस वक्त तक मैं संभल चुका था। उसका वार मैंने अपने हाथों पर सहारा। उसके साथ ही मैंने अपने सर की जोरदार टक्कर उसकी छाती में रसीद की और फौरन ही मुझे पता चला कि वो मर्द नहीं कोई औरत थी। मेरी टक्कर खाकर वो 2 कदम पीछे हटी और एकदम अपने बाएं पांव पर घूमी। उसका दायां पांव मेरे चेहरे की तरफ बढ़ा। सर को जरा सा नीचे झुकाते हुए मैंने उसका वार खता किया। दायां पांव नीचे लगाते हुए उसने दूसरा पांव उठाकर हमला करना चाहा, मगर उससे पहले ही मेरी जबरदस्त ठोकर उसकी पीठ पर पड़ चुकी थी। वो मुंह के बल नीचे गिरी, लेकिन अपने हाथों को सामने रखते हुए उसने चेहरे को जमीन पर लगने से बचा लिया था और फिर उसी तरह पड़े रहने की बजाय वो करवट तब्दील करती हुई मेरी अगली ठोकर की इज्जत से दूर हो गई। 2-3 करवटें लेकर वो उछल कर खड़ी होगी। उसके तेज हमले और कद्दो-कामत मुझे किसी शक में मुब्तला कर रहा था। शक दूर करने के लिए मैंने अगले हमले से पहले चेहरे पर लिपटा मफरल खोला। वो हमले के लिए परतोल रही थी। मेरा चेहरा देखते ही ठिठक कर रुक गई थी। जी तुम? मेरे कानों में जेनिफर की सुरीली आवाज गूंजी। मेरा अंदाजा ठीक निकला था, वो जेनी ही थी। मेरे जवाब देने से पहले 3 हथियार बरदार अंदर घुसते चले आए थे। चारों ने नकाब ओढ़े हुए थे, हाथ ऊपर। उनमें से एक पश्तो में बोला था। मैंने फौरन हाथ उठा लिए। बाहर अब तक फायरिंग का तबादला हो रहा था। ट्रेसी जाना होगा। एक दूसरा आदमी जेनिफर को अंग्रेजी में मुखातिब हुआ था। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो जेनिफर से सीनियर या उसका हम रैंक था। बाहर वालों को भी अंदर बुला लो और 2 आदमी चंद मिनट तक यहीं कमरे के अंदर से फायर का जवाब देते रहो। उसके साथ वो बोला, एक आदमी इसके हाथ बांध दो। जी सर। एक आदमी ने इस बात में सर हिला दिया, जबकि दूसरे ने उसके इशारे पर मेरे हाथ पुश्त पर बांधे और मेरी तलाशी लेकर जेबों में मौजूद सामान निकाल लिया। मुझे हिरासत में लेकर वो कमरे में मौजूद अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े। दूसरे कमरे के कोने में सीढ़ियां नीचे जा रही थी। सीढ़ियां उतरकर एक छोटा सा कमरा था जिसकी शुमाली दीवार में तंग सी सुरंग नजर आ रही थी। जेनिफर आगे हो गई, उसके पीछे मैं था। मेरे अक में बाकी आ रहे थे। काफी तवील सुरंग थी। उसके इख्तिताम पर सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। हम पहले वाले मकान से करीबन 5-6 मकान दूर आ गए थे। इस दौरान मेरा दिमाग उसी अधेड़बंद में मसरूफ रहा था कि क्या करना चाहिए। न जाने जेनी मेरी कुछ मदद कर पाती या नहीं। आखिर वो खुद अमेरिकन सरकार की मुलाजम ही तो थी, और जब उससे एक सीनियर आदमी मौजूद था तो उसका क्या बस चलता। अगर वो धोखे से मुझे फरार करा देती तब भी उस पर बात आ सकती थी। पहली दफा मेरा नाम लेने के बाद उसने दोबारा मुझे मुखातब करने की जरूरत महसूस नहीं की थी, और उसका साफ मतलब यही था कि मेरे साथ शनासाई जाहिर नहीं करना चाहती। दूसरे मकान के सहन में आते ही मेरे कानों में एक बार फिर फायरिंग की आवाज आने लगी थी। सहन में 2 गाड़ियां तैयारी हालत में खड़ी थी। मेरे चेहरे पर काला कपड़ा चढ़ाकर उन्होंने एक गाड़ी की अकबी निशिस्त पर धकेला और उस मकान से बाहर निकल आए। उनकी बातचीत से यही मालूम हो रहा था कि जेनी और दूसरा अमेरिकन उसी गाड़ी में थे। उसका नाम अलेक्जेंडर था और वो जेनी से सीनियर लग रहा था। मौजूद गुफ्तगू मुजाहिदीन का खुफिया ठिकाना तलाश करने की जुस्तजू थी। यकीनन अहमद से उन्हें कुछ मालूम नहीं हो पाया था। गाड़ी आधा पौन घंटा चलती रही। रुकने पर एक आदमी ने मुझे बाजू से पकड़कर बाहर घसीट लिया। थोड़ी देर बाद मैं भी एक कुर्सी पर बंधा हुआ था। मेरे सर पर चढ़ा कपड़ा उन्होंने उतार दिया था। अलेक्जेंडर ने मुझे बांधने वालों को कहा, मुझे गजनी में मौजूद दहशतगर्दों के तमाम ठिकानों की तफसील चाहिए, और तफ्तीश करते हुए बस इतना ख्याल करना कि इसे मरना नहीं चाहिए। बाकी हाथ पांव काटते हो या नाक कान, इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। फिक्र ना करे सर। दोनों ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। यानी ट्रेसी वालकर के रूप में वहां खड़ी मुझे गहरी नजरों से घूर रही थी। चलें,
अलेक्जेंडर जेनी से मुखातब हुआ। जेनी ने पुरख्याल लहजे में कहा, सर मेरा ख्याल है इस आदमी को मुझे खुद संभालना होगा। हाँ, अपने दोनों आदमियों की निगरानी कर लेना। अगर सही सवाल जवाब नहीं करते तो आप पूछगिछ कर लेना। आप समझे नहीं सर, मेरा मतलब है पहले हमें क्रिस कार्टर साहब की बाजियाबी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अलेक्जेंडर बेपरवाही से बोला, जब दहशतगर्दों के तमाम ठिकानों की बाबत मालूम हो जाएगा तो क्रिस कार्टर भी बाजियाब हो जाएगा। जेनिफर ने मुंह बनाया, पहले पकड़े जाने वाले दहशतगर्द से हमने क्या उगलवा लिया है जो इससे तमाम ठिकानों की बाबत मालूम हो जाएगा? तुम क्या चाहती हो? अलेक्जेंडर ने मुफाहमती अंदाज में पूछा। वो जल्दी से बोली, सर क्रिस कार्टर को आज़ाद कराना ज़रूरी है, हाँ, मगर इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये ना हो इसे आज़ाद कराते हुए कोई और नुकसान करा बैठो। जेनिफर एतमाद से बोली, मैं संभाल लूंगी सर, वैसे पहले कोशिश कर लो, अगर कुछ मालूम हो सकता है तो ठीक है, वरना फिर क्रिस कार्टर की वापसी का कुछ करेंगे। अलेक्जेंडर ने हतमी फैसला सुना दिया। उन दोनों की बातचीत से मुझे अंदाजा हो रहा था कि अलेक्जेंडर की नज़र में मैं इंग्लिश से नाबलद था, उसी वजह से वो यूं आज़ादी से बातचीत कर रहा था। अलबत्ता जेनिफर की बात और थी। ठीक है सर। जेनिफर ने इस बात में सर हिलाया और वो रुखसत हो गया। तुम दोनों भी जाओ। जेनिफर ने दोनों मकामी अफराद को वहां से निकलने का इशारा किया। उनके जाते ही उसने सबसे पहले मेरी बंदिशें खोली और फिर एक कुर्सी घसीट कर मेरे सामने बैठ गई। तो मेरा अंदाजा ठीक था, उस दिन तुम ही थे। बगैर किसी तमहीद के वो मतलब की बात पर आ गई। मैं फीकी सी मुस्कुराहट से बोला, तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? इतने फासले से सर में गोली मारना किसी आम आदमी का काम नहीं हो सकता। फिर भी मैं अफगानिस्तान में मौजूद नहीं था, अगर कोई और होता तो यकीनन तुम मारी जाती। सही कह रही हो, मगर क्या करूं कि इतने फासले से यूं सफाई से फायर करने वाला तुम्हारे अलावा एक निक स्टीवर्ट ही देखा है, और निक तो हमारा इत्तेहादी है। ये कौन ज़ात शरीफ है? मैंने अनजान बनकर पूछा। हालांकि उसके बारे में मुझे कमांडर इस्लाम से मालूम हुआ था। बरतानवी फौज का एक सिपाही है। उसकी साथी लोरा ब्राउन भी अच्छी निशानाबाज है। अच्छा, अब मेरे साथ क्या करना है? वो शरारती लहजे में बोली, तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ सिवाय मोहब्बत करने के? बकवास न करो। और मैंने कहा था कि वापस अमेरिका चली जाओ। उस दिन बड़ी मुश्किल से तुम्हें बचाया था। बस 2-3 माह में वापस चली जाऊंगी। मिलने आओगे ना? मिलने आना तो शायद मुश्किल हो, अलबत्ता अपना फ़ोन नंबर बता दो, कॉल कर लिया करूंगा, वो भी पलवाशा से पूछकर। आखिरी फिक्रा मैंने मुस्कुराते हुए अदा किया था। कहाँ है वो आफत की परकाला? जेनिफर भी मुस्कुराती थी। वो भी अफगानिस्तान आई हुई है। सच? कहाँ है? उसने इश्तियाक से पूछा था। मैं साफ गोई से बोला, ये तो मुझे भी मालूम नहीं। क्या मतलब? उसके लहजे में हैरानी थी। जवाबन मैंने अपनी गिरफ्तारी और सबूतों की तलाश वगैरह की सारी कहानी अजमालन दोहरा दी थी। वो कहने लगी, तुम्हें मुझसे रब्ता करना चाहिए था। कैसे रब्ता करता? और मुआफ करना, तुमसे रब्ता करने की कोशिश में तो इस हालत में पहुंचा हूँ। ये कौन सी रब्ता करने की कोशिश थी? उसने मुंह बनाया। हमारे आदमियों को कत्ल करना और उन्हें अगवा कराना मुझे तलाश करने के ज़मरे में आता है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तो तुम लोगों ने पाकिस्तान में कोई कसर छोड़ी है? जानते हो, अल्बर्ट ब्रोक और कर्नल कॉलनफील्ड दोनों उसी दिन तुम्हारी गोली का निशाना बन गए थे। वो दोनों मेरे मुजरिम भी तो थे। बहरहाल उस दिन हमला करने वालों को बहुत कोशिश से ढूंढा जा रहा है। गो पहले तो मुझे अंदाजा था कि गोली चलाने वाले तुम हो, जो बाद में यकीन में तब्दील हो गया था, लेकिन मैंने किसी को हल्का सा इशारा भी ना दिया। बाकी जैसन स्मिथ की जान बचाते हुए मैंने हमाकत का सबूत दिया था, लेकिन उस हमाकत की बदौलत बाद में मेरा यकीन पुख्ता हो गया था कि फायर करने वाले वाकई तुम ही हो। मैंने पूछा, जैसन के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? उस्ताद है मेरा, और इतनी हिम्मत मैं इसलिए कर पाई थी कि कॉलनफील्ड के सर में लगने वाली गोली ने मेरी सोचों को तुम्हारी जानब मोड़ दिया था। उसके बाद जब दूसरे अफराद को भी सर ही में गोली लगना शुरू हुई तो मुझे मालूम हो गया कि हो ना हो फायर करने वाला जी है। अच्छा, मेरे बारे क्या सोचा है? सोचना क्या है? अभी जाओ और क्रिस कार्टर को रिहा कर दो। मैं हंसा, तो तुम मुझे यूं ही जाने दोगी? शक क्या? नहीं, मगर इस तरह तुमसे बाज़पुरस हो सकती है। नहीं, तुम्हारे बदले हमें क्रिस कार्टर मिल जाएगा ना, और बिलफर्ज वो तुम्हारे कब्जे में ना होता मैं तब भी तुम्हें छोड़ देती। वापस अमेरिका कब जा रही हो? कहा तो है 2-3 माह में चली जाऊंगी। मैंने पूछा, अल्बर्ट ब्रोक तो रहा नहीं, क्या मेरी बेगुनाही के सबूत भी उसके साथ ज़ाया हो गए हैं? उसने मानी खेज मुस्कुराहट से पूछा, अगर तुम्हें वो सबूत मैं ला दूं तो क्या इनाम मिलेगा? क्या इनाम चाहिए? मुझसे शादी कर लो। पाकिस्तानी एजेंसियों के हाथों शायद बच जाऊं, लेकिन पलवैशा मुझे कत्ल करने अमेरिका तक भी पहुंच जाएगी। उसने क्या लगाते हुए पूछा, इतना डरते हो उससे? क्या नहीं डरना चाहिए? पलवैशा की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैं जज होते हुए बोला, जैनी तंग न किया करो। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी, वादा नहीं कर सकती। मेरा नंबर याद कर लो। उसने एक नंबर धुराते हुए कहा, इस पर रब्ता करके मालूम कर लेना, अमेरिका वापसी से पहले तुम्हारा काम कर जाऊंगी। उसका नंबर ज़हन नशीन करते हुए मैंने अपना नंबर धुराते हुए कहा, अपना अमेरिका का रब्ता नंबर भी बता दो। मेरा नंबर अपने सेल फोन में महफूज करके वो अपना नंबर बताते हुए मुस्कुराई, अभी तक तुम्हारी यादाश्त वैसी ही है। उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए मतलब की बात पर आया, मैं अहमद को भी साथ लेकर जाऊंगा। कौन अहमद? उसने हैरानी से पूछा। हमारा जो आदमी तुम्हारे पास कैद है। उसने संजीदगी से पूछा, जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ मेरी हैसियत मेहमान की सी है
मैं बस अपनी बेगुनाही के सबूत ही हासिल करने आया हूँ, फिर वापस चला जाऊंगा। और अब अगर मैं वहां जाकर क्रिस कार्टर की रिहाई की बात करूंगा तो यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब है जल्द से जल्द वो सबूत तुम्हारे हवाले करके जान छुड़ाना बेहतर रहेगा। मैंने मानी कर लिया। जब मैं पूछा मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो? हाँ, उसने अस्बात में सारी ला दिया। सच कहूँ तो अपने लिए शोहर देखना शुरू कर दिया है। किस वक्त जाना होगा? उसने कहा भूख लगी हो तो नाश्ता मंगवा देती हूँ। मैंने नफी में सारी ला दिया। चलो, मगर आंखें बांधना पड़ेंगी। महंसा मुझ पर एतबार नहीं है। हाँ, उसने साफ गोई से इकरार किया। इस बारे एतबार नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन अमेरिकी हैं। तुम भी तो अमेरिकी हो। उसने कहका लगाया। मैं तो तुम्हें प्यारी हूं ना, और जब भी पलवैशा से मुलाकात हुई उसे जरूर बताऊंगी कि तुमने किस तरह मेरी जान बख्शी थी। अच्छा बता देना यार, फिलहाल तो चले ना? ठीक है। वो सारी हिलाते हुए खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी में बैठे एक मखसूस सिमत में रवाना थे। अहमद भी साथ था। अहमद और मेरे सर पर जेनिफर के कहने पर काला कपड़ा चढ़ा दिया गया था और हमारे हाथ पुश्त पर बंधे थे। एक गैर मारूफ होटल के सामने गाड़ी रोककर उसने मेरे सर से कपड़ा उतारा और कहा, अपने आदमी को कहो कि क्रिस कार्टर को यहाँ ले आए। मैं नफी में सारी लाया नहीं, मैं खुद जाकर उसे ले आऊंगा। ठीक है, मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। बगैर किसी तकरार के वो अपने साथ मौजूद 3 मुसल्ला मकामी मुहाफिजों को नीचे उतरने का इशारा करते हुए नीचे उतर गई। अहमद को काफी ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। वो अकबी निशिस्त पर टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। उसे मुखातब किए बगैर मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई और मोबाइल फोन निकाल कर कमांडर बिस्मिल्लाह जान को कॉल करने लगा। पहली घंटी पर कॉल वसूल कर दी गई। जी, उसने मोहताज लहजे में पूछा। ज़ीशान बात कर रहा हूँ। मैंने फौरन अपना तारुफ करवाया। उसने बेसब्री से पूछा, आप कहाँ हैं? मैं अहमद के घर की तरफ जा रहा हूँ। अहमद भी मेरे साथ है। आप यूं करें कि क्रिस कार्टर को एक गाड़ी में बिठाकर वहीं ले आएं, बाकी बातें बाद में होंगी। मैं समझा नहीं, समझाने का वक्त भी नहीं है। फिलहाल जो कहा है वो करें। कहीं ये सब? मैंने कता कलामी करते हुए कहा, नहीं, मैं किसी दबाव या मजबूरी की बिना पर नहीं कह रहा हूँ। मुख्तसर इतना जान ले कि अहमद के बदले क्रिस कार्टर को वापस करना है। ठीक है। मजीद बहस से गुरेज करते हुए उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। अहमद का मकान मैंने देखा हुआ था। वहां पहुंचकर हमें चंद मिनट इंतजार करना पड़ा। मकान को ताला लगा हुआ था। हम गाड़ी में ही बैठे रहे। शमसा कहाँ है? गाड़ी में छाई खामोशी को अहमद की नहीफ आवाज ने तोड़ा। कौन शमसा? मैंने हैरानी से पूछा और फिर एक ख्याल के तहत शायद हमारी भाभी का नाम शमसा है। कुछ कहे बगैर उसने आहिस्ता से सर हिला दिया। वो महफूज है, मैंने उसे तसल्ली दी। बिस्मिल्लाह जान के आदमियों के पहुंचते ही मैंने अहमद उनके हवाले किया। वो क्रिस कार्टर की आंखें बंद करके लाए थे। उसे अपनी गाड़ी में मुंतकिल करके मैंने उन्हें जाने का कहा और खुद मतलूबा होटल की जानिब रवाना हो गया। होटल के करीब पहुंचते ही मैंने कॉल करके जैनी को बाहर बुला लिया और वह बड़ी शिद्दत से मेरी मुंतजिर थी। क्रिस कार्टर को देखते ही उसने मेरा शुक्रिया अदा करने में देर नहीं लगाई थी। उसने गाड़ी में बैठते हुए पूछा, क्या तुम्हें वापस छोड़ के आना पड़ेगा? शुक्रिया, तुम जाओ। मौका मिलते ही मैं खुद राब्ता करूंगी। तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है। जाते हुए मुझे समझाना नहीं भूली थी। उसके जाते ही मैंने टैक्सी पकड़ी और अपने खुफिया ठिकाने के करीब एक मुनासिब मकाम पर उतरा और एहतियात का मुजाहरा करते हुए वहां पहुंच गया। तमाम बेसब्री से मेरे मुंतजिर थे। अहमद के लिए उन्होंने एक डॉक्टर को बुला लिया था जो उसकी मरहम पट्टी कर रहा था। मेरी आमद के साथ हैदर ने बिस्मिल्लाह जान को कॉल करके मोबाइल फोन मेरी जानब बढ़ा दिया। सलाम दुआ के बाद वो तफसील पूछने लगा। वही लड़की मिल गई थी यार। मुझे रहा करने का उसे यही बहाना मुनासिब लगा कि मेरे बदले क्रिस कार्टर को तलब कर ले। मैंने अपनी रिहाई के साथ अहमद का भी मुतालबा कर दिया। आपका काम तो दरमियान में ही रह गया। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक कोई और सबब बना देगा। उसने पूछा, मतलब दोबारा से पूरी मेहनत करोगे? फिलहाल तो आराम करूंगा, चंद दिन बाद ही कुछ सोचूंगा। मैंने जैनी की ऑफर का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा था। तो फिर यहाँ आ जाओ, मैंने गोल मोल अंदाज में कहा। जब आना होगा बता दूंगा। और उसने अलविदाई कलमात कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैं वहीं ठहर कर जैनी के जवाब का इंतजार करना चाहता था। मुझे कभी उम्मीद थी कि वो कुछ न कुछ कर लेगी। अहमद और मैं उसी खुफिया कमरे में रहने लगे। तीसरे दिन अहमद की बीवी भी वहीं आ गई और उसकी आमद के साथ अहमद और उसकी बीवी के हवाले एक अलहदा कमरा कर दिया गया था। अपनी आमद के दूसरे दिन वो अहमद को साथ लेकर मेरा शुक्रिया अदा करने में आई थी। उसे मालूम हो गया था कि अहमद की जान मेरी ही वजह से बची थी। शब रोज काफी बेकैफी से गुजर रहे थे। मुझे पाकिस्तान से आए हुए भी कई माह गुजर गए थे और अभी तक मैं किसी वाज़े कामयाबी के नजदीक नहीं पहुंचा था। अब तो ले दे के जैनी ही की उम्मीद बाकी थी। कई बार मेरा घर कॉल करने को जी चाहा, मगर फिर ये सोच कर रुक गया कि उन्होंने पलवैशा के बारे परेशानी जाहिर करना थी जिसका कोई जवाब मेरे पास नहीं था। मगर ये सोच मुझे ज्यादा देर न रोक सकी। अगले दिन मैंने अबूजान के नंबर पर कॉल कर दी। यार खुद तो पहले भी नजर नहीं आते थे, इस बार तो हमारी बेटी को भी गायब कर दिया है। सलाम दुआ के बाद अबूजान के शिकवे शुरू हो गए। तो कहाँ है वो? आपके पास ही तो छोड़ गया था। मैं उल्टा उनसे इस्तफसार करने लगा। अपने भाई के साथ वज़ीरिस्तान गई थी बेटा, उसके बाद पता नहीं चला। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, अच्छा मैं वज़ीरिस्तान जाने की कोशिश करता हूँ, शायद मिल जाए। इतनी देर तो नहीं होना चाहिए थी बेटा। गुलनार बहन भी बहुत परेशान है और तुम्हारी फुप्पो ने तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। उसे कुछ नहीं होता अबूजान, वो लड़की कम और लड़का ज्यादा है।
अबू जान ने उम्मीद भर लहजे में कहा, वजीरिस्तान जाने से पहले घर का एक चक्कर लगा लेते। कोशिश करूंगा अबू जान, मगर मुश्किल नजर आ रहा है। मैंने गोल मोल जवाब दिया। अच्छा, अपनी फुप्पो से बात करो। अबू जान ने मोबाइल फुप्पो जान को पकड़ा दिया। वो परवाशा के मुताल्लिक बहुत परेशान थी। उन्हें तसल्ली देकर मैंने परवाशा की माँ गुलनाज से भी बात की। चूंकि अबू जान और फुप्पो जान पश्तो नहीं जानते थे, इसलिए वो बेफिक्री से परवाशा के बारे में महवे गुफ्तगू हो गई। बेटा, मैंने उसे मना किया था, मगर वो मेरी बात मानती ही नहीं। उसका कहना था कि तुम्हें उसकी मदद की जरूरत है और वो घर में नहीं बैठ सकती। तुम्हारी वजह से मुझे भी जोर देना मुनासिब न लगा। आखिर तुम्हारे भी तो हम पर इतने एहसान हैं। माँ जी, अपनों का हक होता है, एहसान नहीं हुआ करता। बाकी फिक्र न करें, मैं अफगानिस्तान ही में हूँ और एक छोटा सा काम करके उसे ढूंढना शुरू कर दूंगा। उन्हें तसल्ली देकर मैंने चंद मिनट मजीद गपशप की और राब्ता मुनक़ता कर दिया। घर वालों की खैरियत जानकर मुझे काफ़ी तसल्ली मिली थी, लेकिन उसके साथ परवाशा के बारे ज़्यादा फिक्रमंद हो गया था। उसका कोई अता पता मालूम नहीं हो रहा था। कमांडर अब्दुल हक को मैंने पहले से परवाशा के बारे बताया हुआ था कि मुजाहिदीन से उसके बारे मालूम करता रहे, और वो गाहे गाहे मालूम करता भी रहा था, मगर उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। गुलगारे ने मुझे मशवरा दिया था कि जहाँ भी अल्बर्ट ब्रोक वगैरह को ढूंढूंगा, वहीं परवाशा भी मुझे मिल जाएगी, कि वो भी उन्हीं को तलाश कर रही होगी, मगर वो यहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। अगर उसने अमरीकियों के खिलाफ कोई काम किया होता तो जैनी को कुछ न कुछ सुनगुन जरूर होती, मगर उसने भी परवाशा के बारे इस्तिफसार करके गोया लाइल्मी जाहिर कर दी थी। इतना अरसा उससे जुदा रहने के बाद कभी कभी तो यूं महसूस होने लगता था कि वो मेरी जिंदगी में आई ही नहीं और मैं एक लंबा सपना देखकर बेदार हो गया हूँ। परवाशा की हंसती मुस्कुराती सूरत हर वक्त नजरों में रहने के बावजूद लगता था कि उसका कोई वजूद नहीं है। ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हो सकती थी। उसके मुतल्लक मुख्तलिफ किस्म के अंदेशे भी मेरे दिल में सरसराते रहते। उसकी सलाहियतों पर भरोसा होने के बावजूद मेरा दिल लरसता रहता था कि कहीं वो किसी ऐसी मुसीबत में न फंस जाए जिससे निकलना उसके लिए मुमकिन न हो। और उस वक्त तो मैं भी उसकी मदद के लिए मौजूद न होता। गो सरदार खान एक मुखलस और गैरतमंद दोस्त था। परवाशा का वो हर मुमकिन ख्याल करता, मगर मुझे ये सोच भी तसल्ली नहीं देती थी। दिन भर मैं उस मुख्तसर मकान ही में घूमता रहता, कभी अहमद के साथ कभी गपशप करता और कभी यूं ही सहन में चकराता रहता। वहां से बाहर जाने की जरूरत मुझे महसूस कभी हुई ही नहीं थी। उस दिन मैं अहमद के साथ बैठा रात का खाना खा रहा था जब कमांडर अब्दुल हक की कॉल मौसूल हुई। सलाम दुआ के बाद अब्दुल हक कहने लगा, एक खुशखबरी है आपके लिए। मैंने जोश भरे लहजे में पूछा, क्या परवाशा का पता चल गया? इंशाल्लाह वो भी लग जाएगा, लेकिन फिलहाल एक अहम अमेरिकन हाथ लगा है। अब हम आपकी बेगुनाही के सबूतों का सौदा कर सकते हैं। मैंने दिलचस्पी से पूछा, भला वो कैसे? कल एक काफिले पर घात लगाई है, उसी में ये हाथ लगा है, मगर यूं एकदम अचानक। यहाँ आ जाओ ना, फिर गपशप करते हैं। ठीक है, कहते हुए मैंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। अहमद भी हमारी गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जा था। पूछने लगा, क्या परवाशा मिल गई है? नहीं, कोई अमेरिकन हाथ लगा है और अब मुझे वहीं जाना होगा। उसने पूछा, इस वक्त? हाँ, मैंने इस बात में सर हिला दिया। अहमद ने हैदर को कॉल करके गाड़ी मंगवा ली। मैं अहमद से अलविदाई मुलाकात करके वहां से निकल आया। हैदर और उसके साथ 2 अफराद मेरे साथ जाने के लिए तैयार थे। घंटे डेढ़ के बाद हम बगैर किसी रुकावट के मखसूस ठिकाने पर पहुंच गए थे। कमांडर बिस्मिल्लाह जान और अब्दुल हक बड़े पुरतपाक अंदाज से मुझे मिले। उनसे जो तफसील मालूम हुई उसके मुताबिक गुज़िश्ता कल उन्हें अमेरिकन काफिले की आमद के बारे मालूम हुआ और वो इमरजेंसी में कार्रवाई कर गए। अमेरिकन ने गाड़ियां भगाना शुरू कर दी। अफरा तफरी में एक गाड़ी सड़क से लड़क कर उलट गई। बाकी गाड़ियों वाले उसके लिए रुके नहीं थे। अमरीकियों की बदकिस्मती के काफिले की हिफाजत के लिए 7 हेलीकॉप्टर भी मौजूद नहीं था। बस जब तक उन्हें कुछ समझ आता, मुजाहिदीन ने उल्टी हुई गाड़ी से 4 आदमियों को निकाल लिया था। उनमें 2 मुहाफिज, एक ड्राइवर और एक ऑफिसर था। मालूम यह हुआ कि काबुल से अमेरिकन के गजनी कैंप के लिए एक कमांडिंग ऑफिसर आ रहा था, जो कैंप तक पहुंचने से पहले मुजाहिदीन के हत्थे चढ़ गया था। ये दोपहर का वाकया था और अब तो रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। मैंने मज़कूरा आदमी से मिलने का काम सुबह पर टाला और आराम के लिए लेट गया। कमांडर बिस्मिल्लाह जान के जाने के बाद भी अब्दुल हक और मैं काफ़ी देर गपशप करते रहे। मैं परवाशा और सरदार के गायब हो जाने के बारे तशवीश का इजहार करता रहा। उसने अपने तौर पर तो मुझे तसल्ली देने की कोशिश की, मगर मैं बच्चा नहीं था जो उन तसल्लियों से बहल जाता। मेरी छठी हिस्स बार बार किसी बड़ी मुसीबत का ऐलान करने लगती। कोई दलील और तसल्ली इस ज़मन में फ़ायदा नहीं दे रही थी। अब्दुल हक से मैंने जेनिफर की बात और उसके मदद करने का जिक्र भी किया था। आपके लिए तो काफ़ी मददगार साबित हुई है। अब्दुल हक ने दबे लफ्जों में उसकी तारीफ की थी। सुबह नाश्ते के बाद मैं कमांडर अब्दुल हक के साथ कैदी को देखने चल पड़ा। अपने चेहरों पर हमने मफलर लपेटे हुए थे, क्योंकि उस अफीसर को हमने सौदे में इस्तेमाल करके वापस भेजना था और ऐसे किसी आदमी के सामने असल शक्ल में जाना मुनासिब नहीं था। वहाँ एक बहुत बड़ी हैरत मेरी मुंतजिर थी। कैदी को देखते ही मैं उछल पड़ा था। वो मेजर जेम्स मैथोनी था। वो मेरा उस्ताद था, एक काबिल और ज़हीन शख्स।
को यूं कुर्सी पर बना देखकर मुझे दुख हुआ। उससे मैंने काफी कुछ सीखा था। हमें अंदर दाखिल होता देखकर वो हमारी तरफ मुतवज्जा हो गया था। उसे पहचानते ही मैं तीर की तरह उसकी तरफ बढ़ा और उसे अगले ही लम्हे में उसकी बंशें खोल रहा था। कमांडर अब्दुल हक को मेरा ये जोश देखकर हैरानी हुई थी, लेकिन उसने मुझे टोकने की जरूरत महसूस नहीं की थी। इतना तो वो भी जानता था कि मैं वो काम किसी खास मकसद ही से कर रहा था। खुद मेजर जेम्स मैथोनी भी हैरत ज़दा रह गया था। उसकी बंशें खोलकर मैं उसके सामने आया और अपने चेहरे से मफलर उतार दिया। जीशन, उसकी हैरत दुगनी हो गई थी। जी सर। मेरे होंठों पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। बेसाख्ता उठते हुए मुझसे लिपट गया। उससे मुआनका करके मैं कमांडर अब्दुल हक को मुखातिब हुआ, यह मेरा उस्ताद है, इसे किसी बेहतर कमरे में मुंतकिल करना पड़ेगा। अपने कमरे में ले चलते हैं। कमांडर अब्दुल हक ने फौरन मशवरा दिया और मैं अपने उस्ताद का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद हम आमने सामने बैठे थे। अब्दुल हक चाय वगैरह का बंदोबस्त करने निकल गया था। आप भी दहशतगर्दों के साथ मिल गए हो? जेम्स मैथोनी ने छूटते ही पूछा। मेरा ख्याल है दहशतगर्द कौन है इस बारे बहस रहने देते हैं सर। वो खफीफ होता हुआ बोला, माजरत खा हूँ, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप मेरे उस्ताद हैं। वो हंसा, अब तो आपकी कैद में हूँ, आप कैदी नहीं हैं, जब चाहें आपको छोड़ दिया जाएगा। इतनी मेहरबानी किस लिए? ये मेहरबानी नहीं है, आप तो पाकिस्तान आर्मी में भी थे और जहां तक मेरी मालूमात है पाकिस्तान आर्मी अफगानिस्तान में किसी किस्म की कार्रवाई में मुलव्वस नहीं है। ठीक है सर, मैं यहाँ अपने किसी काम से आया हूँ। अपना काम मतलब वही जहाद वगैरह का शौक? उसके लहजे में हल्का सा तंज शामिल था। जहाद का शौक तो है सर, मगर पाकिस्तान आर्मी का कोई सिपाही सिर्फ उसी जहाज में शामिल हो सकता है जिसकी इजाज़त आर्मी की तरफ से मिली हो। फिर उसने हैरानी जाहिर की। अब तंज की बारी मेरी थी। उसके पीछे भी आप लोगों की मेहरबानी शामिल है। वो भला कैसे? उसने कुछ जानने की कोशिश की। जवाबन मैंने उसके सामने अल्बर्ट ब्रोक और कर्नल कोलनफील्ड की सारी कार्रवाई दोहरा दी जो कि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की खातिर की थी। मेरी बात के इख्तिताम पर वो पूछने लगा, और उनके कत्ल में यही वजह कार फरमा थी? नहीं, मैं नफी में सारी ला दिया। यहाँ पर मैं अकेला आया था और मुझे कुछ मददगारों की जरूरत थी। यकीनन दुनिया में ले दे के असूल पर काम चलता है, बस मुझे मुजाहिदीन की मदद करना पड़ी। यकीनन इतनी दूर से आप ही उन्हें निशाना बना सकते थे। जब मुझ तक कर्नल कोलनफील्ड और दूसरे ऑफिसर्स के कत्ल की बात पहुंची, मेरा पहला ख्याल तुम्हारी तरफ गया था, लेकिन फिर यह ख्याल आया कि पाकिस्तान आर्मी का कोई सिपाही अफगानिस्तान में कैसे आ सकता है। मैंने हैरान होते हुए पूछा, क्यों? अल्बर्ट ब्रोक और कर्नल कोलनफील्ड की कार्रवाई से आप बेखबर थे? मुझे कर्नल कोलनफील्ड के कत्ल के बाद ही अमेरिका से बुलाया गया है और मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों इतना गलत काम किया। किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए। मेरे दिमाग में तो यही ख्याल था कि शायद आप ही ने अल्बर्ट ब्रोक को मेरे बारे में मुतल्ला किया हो। नहीं, उसने नफी में सारी लाया। उसे कर्नल स्कॉट डेविड या कर्नल जोली रोजवेलट से पता चला होगा। तो आप अब कर्नल हैं? उसने तोसी की, लेफ्टिनेंट कर्नल। जानते हैं सर, आपको पकड़ने की वजह मेरी बेगुनाही के सबूतों का हसूल है। वो हंसा तो गोया अब मेरा सौदा किया जाएगा। सौदा किया जाना था, लेकिन अब तो बगैर किसी मुआहदे के आपको रिहा करूंगा। क्या बाकी आपकी बात मान लेंगे? मानना पड़ेगी। जब उनका मकसद मेरी बेगुनाही के सबूतों का हसूल था तो फिर आपके बारे फैसला करना मेरा हक है। उसने ममनूनियत से कहा, शुक्रिया जीशन। उसी वक्त कमांडर अब्दुल हक चाय के साथ कुछ खाने के लवाजमात ले आया था। जेम्स ने कहा, वैसे मैं नाश्ता कर चुका था। मैंने कहा, हम भी। कमांडर अब्दुल हक चाय के बर्तन छोड़कर बाहर निकल गया था। यकीनन वो हमें तन्हाई में गपशप का मौका देना चाहता था। यूं भी वो अंग्रेजी नहीं जानता था कि हमारी बातचीत उसके पल्ले पड़ती। जेम्स को अपने बिस्तर पर लिटाकर मैं अब्दुल हक के बिस्तर पर लेट गया और दाएं बाएं की बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद ही उसकी आंखें नींद से बोझल होने लगीं। उसे सोने के लिए छोड़कर मैं बाहर निकल आया। उसे मैंने बता दिया था कि रात को उसे वापस छोड़ाऊंगा। कमांडर बिस्मिल्लाह जान को कमांडर अब्दुल हक सारी बात बता चुका था। उसने किसी किस्म के इस्तफसार की जरूरत महसूस नहीं की थी। रात का खाना खाकर हम जाने के लिए तैयार थे। जाने से पहले मैंने जैनी को राब्ता करने का मैसेज कर दिया था। खुफिया ठिकाने से निकलने से पहले हमने कर्नल जेम्स की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। रस्ते ही में जैनी की कॉल आ गई। मेरे हेलो करते ही वो बोली, जी तुम्हें बताया था कि खुद से राब्ता न करना। मैं हंसा, मजबूरी थी यार। जी हम पर बहुत कड़ा वक्त आया हुआ है। एक ऑफिसर कल से दहशतगर्दों के कब्जे में है। उसे ढूंढने के लिए कोई लाहे अमल सोचा जा रहा है। मैं हंसा, वैसे अमेरिका से बड़ा दहशतगर्द कौन हो सकता है? मजाक का वक्त नहीं है जी। ये कहते हुए उसे कोई बात याद आई और पूछने लगी, जानते हो वो कौन है? मैं मजाक नहीं कर रहा, और मुझे कैसे मालूम हो सकता है उसके बारे में? जी तुम्हें अपना उस्ताद जेम्स मैथोनी तो याद होगा। उस्ताद भी कभी भूलते हैं? हमारा मजहब तो उस्तादों की तकरीम की इतनी हदायत करता है जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। उसने एकदम इश्तियाक से पूछा, क्या तुम इस मामले में हमारी कोई मदद कर सकते हो? अगर मेरा जवाब हाँ में हो और मैं उन्हें बाहिफाजत भी ले आऊँ तो क्या इनाम दोगी? उसने कहका लगाया, क्या इनाम दोगे? मैं तो कब की सरापा इनाम बनी फिर रही हूँ। तुम खुद ही इनकार पर माहिर हो। बकवास करने का कोई मौका हाथ से न जाने देना। वो संजीदा होते हुए बोली, अच्छा सच बताओ, कुछ कर सकती हो? जिस होटल के सामने आखिरी मुलाकात हुई थी वहाँ कितनी देर में पहुँच सकती हो?
वो साहब गोई से बोली, मौजूदा हालात में तो बिल्कुल नहीं आ सकती। अगर मैं कहूँ कि मैं जेम्स साहब को घंटे डेढ़ तक ला रहा हूँ, फिर जी मैं राब्ता मुनक़ता कर रही हूँ। उसने मेरी बात को मजाक से ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। अच्छा ये लो बात करो। मैंने साथ बैठे जेम्स को मोबाइल पकड़ा दिया। सर जेनी से बात करें। जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो गुड गर्ल। सर उसने इतने जोर से कहा था कि मेरे कानों तक उसकी आवाज़ पहुंची थी। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है और मैं इस वक्त मिस्टर जिशन के साथ हूं। वो मुझे कहीं छोड़ने जा रहे हैं। जाने उसने जवाब में क्या कहा था कि जेम्स ने मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। मोबाइल कान से लगाते ही मैंने पूछा, यकीन आया? वो वरफ्तगी से बोली, जी आई लव यू, मैं बस आधे घंटे में वहां पहुंच रही हूँ, कोशिश करना कि अकेली आना, ठीक है? कहकर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। गजनी शहर के मज़ाफ़ात में पहुंचते ही मैंने कर्नल जेम्स की आंखों पर से पट्टी खोल दी। मैं अपने साथ सिर्फ ड्राइवर ही को लाया था। होटल के सामने ही हमें जेनिफर बड़ी बेसब्री से मुंतजिर मिली। गाड़ी के रुकते ही वो आगे बढ़ी और मेरे उतरते ही मुझसे लिपट गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उसे खुद से अलहदा करते हुए कहा, ये न्यूयॉर्क नहीं है मोहतरमा। वो बुरा मनाए बगैर कर्नल जेम्स मथोनी की तरफ बढ़ गई। कैसी हो ऑफिसर? जेम्स ने उससे पुरतपाक मुसाफा करते हुए पूछा। वो मुस्कुराई, उम्दा सर। अच्छा मैं चलूंगा। मैं उनकी गुफ्तगू में मखल हुआ। ठीक है। जेम्स ने मुझसे अलविदाई मुसाफा किया। जेनी दोबारा ज़बरदस्ती गले मिली और वो दोनों अपनी कार में बैठ गए। मैंने ड्राइवर को चलने का इशारा किया। थोड़ी दूर आते ही वो मुझे मुखातिब हुआ, राज यहीं शहीद खान के घर गुजार लेते हैं, सुबह निकल चलेंगे। शहीद खान का घर वही खुफिया ठिकाना था जहां अहमद भी ठहरा हुआ था। ठीक है वहीं चलो। मैंने असबात में सारी लाकर कमांडर बिस्मिल्लाह जान को कॉल करके वहां रुकने का बताने लगा। सुबह भी अहमद के इसरार पर हमने वापस लौटने का प्रोग्राम अगले दिन के लिए मुअक्खर कर दिया था। रात गए मुझे जैनी की कॉल मिली। मेरे हेलो के जवाब में वो खुशी से चहकते हुए बोली, जी तुम्हारी बेगुनाही के सारे सबूत मैंने हासिल कर लिए हैं। क्या? मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था। सच कह रही हूँ? जैनी खिलखिलाई। क्या यकीन नहीं आ रहा? हाँ, मैंने साफ गोई से इकरार किया। जी हकीकत तो ये है कि मैं इतनी जल्दी इन सबूतों तक रसाई नहीं पा सकती थी। ये कर्नल जेम्स मैथोनी की मेहरबानी है कि कल जाते ही उन्होंने कर्नल कोलनफील्ड की जगह कैंप की क़यादत संभाली और सबसे पहला काम यही किया कि तुम्हारी बेगुनाही के तमाम सबूत मेरे हवाले कर दिए। जैनी अगर ये सच है तो मैं बगैर किसी ताखीर के उन्हें हासिल करना चाहूँगा। वो एतमाद से बोली, कहाँ पहुँचाऊँ? वही पुराना होटल बेहतर रहेगा। नहीं, इस मरतबा किसी अच्छे होटल में मिलेंगे, इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे, थोड़ी देर गपशप करेंगे, उसके बाद तुम यूं भी हमेशा के लिए बिछड़ जाओगे। आखिरी अल्फाज कहते हुए उसकी आवाज़ भरा गई थी। ठीक है, मैंने हामी भरी। उसने एक मशहूर और अच्छे होटल का नाम लेते हुए कहा, कल दोपहर में कमरा नंबर 15 में तुम्हारी मुंतजिर होंगी। मैंने दोबारा कहा, ठीक है कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। अगले दिन दोपहर को मैं उसके सामने बैठा था। हठधर्मी का इजहार करके उसने लैपटॉप खोला और वह तमाम वीडियोस दिखाने लगी जिनके शुरू और आखिर में उनकी अपनी बातें और मंसूबे थे जो वो मुझे काबू करने के लिए बना रहे थे। 2-3 वीडियोस देखकर मैंने कहा, ठीक है जैनी, ये लैपटॉप मैं ले जाऊंगा। इस यूएसबी में तमाम डेटा डाल दिया है। उसने एक यूएसबी भी मेरी जानिब बढ़ाई। यूएसबी पकड़ते हुए मैंने कहा, लैपटॉप भी ले जाऊंगा। वो हंसी, बेशक मुझे भी ले जाओ। मैंने तंजिया लहजे में कहा, वैसे शर्म की बात है कि तुम्हारे सामने वो मेरे खिलाफ मंसूबे तरतीब देते रहे और तुम न सिर्फ आराम से वो सब कुछ सुनती रही बल्कि अपनी कीमती मशवरों से भी उन्हें नवाजती रही और मुझे इशारा तक न दिया। वो हंसी, सही कहा, और मैं अपने फेल पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। गोया मुझसे पहले तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। नहीं, तुमसे पहले और तुमसे बाद भी तुम ही हो। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। मैं सचमुच खफा था। जी ऐसा मैंने मुल्क कौम के लिए नहीं, अपने लिए किया था। मेरा ख्याल था कि शायद इस तरह तुम अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाओ, और सच कहूँ तो तुम्हें ब्लैकमेल करने के मंसूबे में मैं पेश थी। उसने साफ गोई से एतराफ़ किया। तो वज़ीरिस्तान में आखिरी मुलाकात के मौके पर जब मैंने किसी भी सूरत अमेरिका के लिए काम करने से इनकार कर दिया था, तब भी तुमने ये मवाद मेरे हवाले क्यों नहीं किया? उस वक्त तमाम मवाद अल्बर्ट ब्रोक के पास था। मुझसे गलती ये हुई कि उसे मैंने अपने और तुम्हारे बारे सब कुछ सच से बता दिया था, और उसके बाद तुम्हारे मामले पर वो मुझ पर एतबार नहीं करता था। अच्छा जाने दो इस बहस को, अब इरादा क्या है? उसने इंकिशाफ किया, महीने 1.5 तक वापस जा रही हूँ और जाते साथ शादी का इरादा है। मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा, मुझे क्यों सुना रही हो? सुना नहीं रही, आखिरी मौका दे रही हूँ। अब भी वक्त है, मुझे रोक सकते हो। क्या फ़ायदा? मुझसे शादी करने के 1 माह के अंदर तुम अपने फैसले पर पछताना शुरू कर दोगी। हम मशरकी लोग अपनी बीवी को इतनी आज़ादी नहीं दे सकते जो तुम्हारे यहाँ मुयस्सर है। वो पुरजोश लहजे में बोली, मैं पाबंदी बर्दाश्त कर लूँगी, बल्कि ऐसा है कुछ अरसा मेरे साथ रह कर देख लो। अगर तुम्हारे मायार पर पूरी न उतरी तो बेशक शादी न करना। बगैर शादी के लड़की लड़के का इकट्ठे रहना भी तुम्हारी सकाफत है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वो तंजिया अंदाज में बोली, तुम और पलवैशा भी तो शादी से पहले इकट्ठे रहते रहे हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कुछ नहीं जानती। मैं जल्दी से बोला, तुम्हारे पास नहायत गलत मालूमात है। पलवैशा और मेरे इकट्ठा रहने का मकसद कबील खान का खात्मा था। वो वसूख से बोली, मुमकिन है एक वजह यह भी हो, लेकिन भूल गए कैसे पलवैशा के एक बार पुकारने पर भागे चले आए थे।
मानो या ना मानो तुम्हारे दिल में पहले से उसके बारे ऐसे ख्यालात मौजूद थे। मैं उसे झिड़कते हुए बोला, जब बात का पता ना हो तो ख्वाब बकवास नहीं की जाती। वो मौजू तब्दील करते हुए बोली, अच्छा दफा करो, ये बताओ मिलने आओगे कि नहीं।